नमस्कार दोस्तों, संसद के पहले सत्र में ही यह साफ नजर आ गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार हाफ हुई है, अगली बार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पूरे संसद सत्र में विपक्ष कहीं पर भी नॉन सीरियस नजर नहीं आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मस्करेबाजी करते रहे। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा। जिस विपक्ष को मस्करा होना चाहिए था वो सीरियस था, जिन प्रधानमंत्री को सीरियस होना चाहिए था वो बड़े मौज में थे। उनको संसद में शोले फिल्म की मौसी भी याद आ रही थी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को नानी याद आ गई। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। दोस्तों, मोदी का मंत्री देश में परीक्षाएं नहीं करवा पा रहा है, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी को संसद में सीरियस होने के बजाय मस्करेबाजी सूझी। विपक्ष सीरियस था। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा करने की बात कही तो माइक म्यूट कर दिया गया। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए सर, ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए प्लीज। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, संसद में मस्करेबाजी के लिए माइक चालू रह सकता है, लेकिन पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए माइक नहीं खुल सकता। पिछले 10 साल में पहली बार विपक्ष ने पूरी सरकार को नाच नचा कर रख दिया था। राहुल गांधी के सवालों के आगे नरेंद्र मोदी और शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी पानी मांग रही थी। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी आदत के मुताबिक ही फिजूल बातें करते दिखाई दिए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बहुत सीरियस था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं ने बीजेपी को पानी पिलाकर रख दिया था। हाल ये हुआ दोस्तों कि अमित शाह को स्पीकर से कहना पड़ गया कि स्पीकर सर हमें बचाइए। तो कैसे सदन में चल सकता है माननीय? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो माननीय, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। मोदी समेत पूरी बीजेपी विपक्ष का ताप नहीं सहन कर पा रही थी। जिन महुआ मोइत्रा को पिछली बार चुटकी में संसद से निकाल दिया गया था, सदस्यता तक खत्म कर दी गई थी, इस बार वो दोबारा चुनकर आई। बोलने के लिए खड़ी हुई तो मोदी उठकर चल दिए। महुआ मोइत्रा ने नाम लेकर चिल्लाकर कहा था, हुजूर रुकिए तो। Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign सर, आज तो सुन के जाइए सर। Never mind। मोदी की हिम्मत महुआ मोइत्रा की बात सुनने की हुई ही नहीं। स्पीकर भी कुर्सी छोड़कर गायब हो गए। जी हाँ, आप ये देखिए, मोदी जा रहे हैं और ये देखिए अभी स्पीकर बैठे हुए हैं, और ये अब देखिए जगदम्बिका पाल को बिठाकर गायब हो गए। महुआ मोइत्रा को सुनने की हिम्मत ओम बिरला की भी नहीं हुई। फिर आई वो घड़ी जब धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ने वहां पर भी घेर लिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विपक्ष का ऐसा आक्रामक अंदाज देखने को मिला दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के भाषण के बीच में खड़ा होना पड़ गया। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मोदी के पास बड़ी मुश्किल से धर्म के नाम की गेंद आई। मोदी ने यह बताने की कोशिश की कि देखो देखो हिंदुओं, राहुल गांधी आपको क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार मोदी की नहीं चलने दी और ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी की बोलती ही बंद हो गई। हिंदुओं के नाम पर सहानुभूति बटोरने की मोदी की कोशिश बिल्कुल धराशायी हो गई। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विपक्ष की इतने ज्यादा हमलों से नरेंद्र मोदी लड़खड़ा गए। अब ये उम्र का भी असर हो सकता है।
राज्यसभा में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ये बोल गए कि उनको गरीबों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। दोस्तों, इस संसद सत्र में बीजेपी को देखने के बाद ये समझ में आया कि बीजेपी के पास धर्म के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो भारत देश के लोगों का वोट ले सके। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के नाकाम प्रयास मोदी इस बार भी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन मोदी का ये प्रयास इस बार जनता को पसंद नहीं आया। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। बोलने की बात मत करिए नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि बुढ़ापे में आपने जो बोला है वो बाल्यकाल में बाल बुद्धि भी नहीं बोल सकता है। लेकिन मोदी ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं है, उनकी बालक वाली बुद्धि है। लेकिन जनता ने मोदी की बात को सीरियस इसलिए नहीं लिया क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी जी को बैसाखियों पर लाकर दिखा दिया है कि वो बालक बुद्धि नहीं, बड़े बड़े बैलों की नाक में नकेल डाल देने वाले बेहतरीन बुद्धि वाले नेता हैं। खैर, बीजेपी कैसे ढेर हुई, संसद में अखिलेश यादव ने शेर सुनाकर बताया, सुनिए। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। दोस्तों, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो हद ही कर दी। मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो धनखड़ जी ने मोदी जी की इतनी तारीफ कर दी कि वो कुछ ज्यादा ही लगने लगी। बहुत सारे लोग इसे चाटुकारिता कहने लगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपने मुझे भी एक मौका दिया है जो मेरे से पहले एक चेयरमैन को ही मिला है, टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर इन हिज 3rd टर्म रिप्लाइंग टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब स्पीकर ओम बिरला की 2 तस्वीरें दिखाती हूं। ये खुशी से मन में लड्डू फोड़ती तब की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और अब ये वाली देख लीजिए, ये तब की तस्वीर है जब राहुल गांधी बोल रहे हैं। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने स्पीकर को विपक्ष के खिलाफ देखा और विपक्ष को स्पीकर की सभ्यता से खिंचाई करते हुए, लड़ते हुए देखा। स्पीकर ने अपने व्यवहार से दिखा दिया कि वो बीजेपी के स्पीकर हैं। ओम बिरला इतिहास के इकलौते सत्ता के लिए काम करने वाले स्पीकर के तौर पर उजागर हुए। अब ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाएंगे। इन तस्वीरों की क्रोनोलॉजी यही कह रही है। नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 2 के दौरान के सिवान साहब से मुलाकात की तो अगले प्रयास में चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। वर्ल्ड कप के दौरान मोदी जी इंडियन टीम से मिले तो अगले प्रयास में वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई। इस बार संसद में मोदी जी राहुल गांधी से मिले तो अगली बार वो भी सफल हो जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद कही जा रही है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो भी मोदी जी से मिलता है वो अगली बार सफल हो जाता है। इस हिसाब से जानकार जैकी यादव मानते हैं कि राहुल गांधी पक्का अगली बार प्रधानमंत्री बनने में सफल रहेंगे। अब ये तो रही संसद के भीतर की बात। संसद के बाहर आम लोग क्या समझते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये भाई साहब किस नजर से देखते हैं, जरा सुनिएगा। बिल्कुल ये सरकार वीक है, हर जगह लीक है, चाहे वो मंदिर का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पुल का मामला हो, चाहे पेपर का मामला है, ये सरकार तो वीक और लीक दोनों हो गई। आज मोदी जी के सामने किसी प्रश्न का जवाब नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे पेपर का मामला है ना। अब तक आपने मेरा विश्लेषण सुना दोस्तों, लेकिन अब संसद को कवर करने वाले और बेहतरीन अनुभव इकट्ठा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी को भी सुनिए कि इस बार संसद में उन्होंने क्या देखा, और साथ ही साथ अशोक वानखेड़े सर के भी विचारों को भी सुनिए। प्रज्ञा जी, मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन की बात की, ये स्टैंड अप कॉमेडियन जैसी बात करते हैं, क्योंकि उलूल जुलूल बातें करते हैं। जो सवाल उठते, पिन पॉइंटेड सवाल थे, पिन पॉइंटेड जवाब होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट के सदन पे झूठ बोलते, अग्निवीर को झूठ बोला, उस शहादत जिस शहीद हुए, एक तो इस पिता ने, अपने परिवार ने अपना बेटा खोया है, अपना भविष्य खोया है, उसके बाद उसे मिला तो कुछ नहीं, उसके बाद आपने झूठ बोला।
और वास्तविकता में उसके पिताजी, जिसका बेटा गया हो देश के लिए, शहीद हुआ हो, वो झूठ बोलेगा वीडियो पे? शर्म आनी चाहिए इनको। गलतियां हर एक से होती है प्रज्ञा जी, लेकिन गलती को स्वीकार करना इससे ज्यादा बड़प्पन नहीं। लेकिन गलतियों को स्वीकार करने के लिए जो बड़प्पन चाहिए वो बौने लोगों में मिलेगा नहीं। इसलिए पार्लियामेंट में आपने देखा होगा 2014-2024 तक बिल्कुल कौन से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया? विपक्ष ने पूछा कलकत्ता कहां है, तो ये बंबई का रास्ता बताते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे ये अडानी छोड़ के सब कुछ बोलते रहे। मणिपुर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया कि ये सोच के कम से कम अविश्वास प्रस्ताव पे जवाबदेही तो सरकार की बनती है, उसमें भी सरकार चुप रही और सरकार आए बाएं लट घुमाती रही। मणिपुर पे तो अब संघ चालक ने बोल दिया कि मणिपुर जल रहा है, हमें प्रायोरिटी से लिखनी चाहिए। उसके बाद आज भी मणिपुर जल रहा है, आप कहते हो स्कूल खुल रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? सर, ये अभी भी एटीट्यूड जो है वो बदला नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, थर्ड टर्म के प्रधानमंत्री हैं। क्या करेंगे प्रज्ञा जी? उनके जगह आप होती तो भी ऐसे ही करते। राहुल गांधी को बाल बुद्धि कह रहे हैं, बाल बुद्धि वाला। नहीं, तो एक किसी ने ये भी कहा है, मुझे किसी से बात हो रही थी, तो कई प्रकार के लोग, ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते बोलते बोल जाते हैं। किसी ने कहा कि बाल बुद्धि से भी डरना चाहिए। रावण ने भी राम को बाल बुद्धि कहा था, तुच्छ मानव कहा था, और कंस ने श्री कृष्ण को बालक कहा था। ये दोनों अवतार हैं जिसकी पूजा मोदी जी करते हैं। गुजरात से आते हैं इसलिए वो श्री कृष्ण के नजदीक है, और चुनाव यूपी से लड़ते हैं इसलिए राम को अपना कहते हैं। लेकिन दोनों व्यक्तित्व की यदि आप ठीक से उससे पढ़ें, समझे, तो आपको समझ में आएगा बाल बुद्धि क्या होती है। ये दो बालक ही थे राम के, जिन्होंने राम का अश्वमेघ अटका था और हनुमान जी तक को पराजित करा दिया था। ये वो बालक ही तो थे। तो बालक को आप कम मत हाकिए। ऐसे ही बालक को हिरण्यकश्यपु ने बहुत ही मजाकिया तौर पे लेते हुए उस बालक के बुद्धि पे सवाल उठाए थे, तो फिर नरसिंह को प्रकट होना पड़ा था। जिस हिंदुत्व की वो बात करते हैं, उस हिंदू धर्म में बालकों की इतनी कहानियां हैं, इनको बुढ़ापा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन सर, सवाल बालक का नहीं है, सवाल बुद्धि होने का है। सवाल बुद्धि होने का है। मैंने एक बार कहा था, भगवान ने भेजा लेकिन भेजा देके नहीं भेजा। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको भगवान ने डायरेक्ट भेजा, अजन्मे हैं, ये बायोलॉजिकल नहीं है। भगवान ने भेजा लेकिन भेजा लेके नहीं भेजा, ये प्रॉब्लम। सबसे पहली घटना आप ये देखेंगे कि विरोधी दलों ने जिस प्रकार से शपथ ली, जिस प्रकार से डे वन से एक माहौल ऐसा बना जैसे विपक्ष बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके आया। सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपको पहले दिन से इतने दबाव में दिखाई दी। उसके बाद दूसरे दिन आपने स्पीकर को देखा, जिस दिन स्पीकर बने, स्पीकर के चेहरे पे जो हम हमेशा मुस्कुराहट पिछले 10 साल से देख रहे थे वो गायब थी, चेहरा उतरा हुआ था। वो आप चेहरा याद करिए। उसके बाद राहुल गांधी ने जिस एग्रेशन में आके भाषण दिए और लगातार 1.5 घंटा वो बोले हैं भाषण में, जबरदस्त। और आप देखिए प्रधानमंत्री को खुद खड़ा होना पड़ा, 2 बार देश के गृह मंत्री को संरक्षण मांगना पड़ा। जो पूरे देश को संरक्षण देते हैं वो संरक्षण मांगते नजर आए। उसके बाद जो है बचाव करने की मुद्रा में आपको राजनाथ जी को देखना पड़ा। उसके बाद दूसरे 2-2, 3-3 मंत्री इनके आए, शिवराज चौहान को खड़ा होना पड़ा, भूपेंद्र यादव को खड़ा होना पड़ा। तो ये स्थिति तो ये थी कि मुख्य विपक्षी दल के नेता के भाषण से आप कितने परेशान हो गए, कितने हैरान हो गए। और प्रधानमंत्री जी भी एक हिसाब से गिड़गिड़ाते हुए नजर आए कि ये हिंदुओं का अपमान है। और जब यहाँ पे तैयारी लग रही थी, हम लोगों को लग रहा था कि अगले दिन प्रधानमंत्री जी 4 बजे बोलेंगे और कुछ ऐसी बात रखेंगे कि जिससे राहुल गांधी हिल जाएंगे और राहुल गांधी को कोई बड़ा जवाब देंगे। जब हमने पूरा भाषण सुना और शाम को हमने आकलन किया तो टाइम फीस उसमें कुछ नहीं निकला। उसमें आप इमरजेंसी के चारों तरफ घूमते हुए नजर आए, अपने 10 साल के इतिहास को गिनाते रहे, कांग्रेस पार्टी की कमियां निकालते रहे। अरे भाई, हम हर बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई गलती की है उसको सजा मिल चुकी है।
उसको इमरजेंसी की भी सजा मिल चुकी है, उसको गलती करने की ये सजा मिली है कि 10 साल से सत्ता से बाहर है, तो उसका तो हो गया। आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए, आपने 10 साल में क्या किया, आपके क्यों दुर्दिन आ गए, आपकी क्यों स्थिति खराब हो गई? तो हाउस में जिस प्रकार से आपने देखा कि कितनी हालत खराब सत्ताधारी दल की है, आपने देखा कि जिस प्रकार के संविधान के नारे, दुर्दिन आ गए। संविधान के नरेंद्र मोदी तो शोले का डायलॉग मार रहे हैं, कह रहे हैं अरे मौसी कोई बात नहीं, सीटें कमाई तो क्या हुआ, हीरो तो है। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि एक हिसाब से बचाव की मुद्रा में नजर आए, जबकि उनको अपने सारी चीजें, अपने 10 साल के कार्यकाल की चीजें और राहुल गांधी का मुंह अपने विकास कार्यों से बंद करना चाहिए था, और वो उनको बालक बुद्धि और उनको शोले के डायलॉग सुना रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। जैसे आपने देखा लगातार लोग संविधान देख के डरा रहे हैं, और वही संविधान जिसकी ये कस्में खा रहे थे, आज वो संविधान की कॉपी इनके लिए ऐसी हो गई कि किसी, जैसे आप उसको क्या बोलते हैं, सांड को लाल कपड़ा दिखाते हैं, उससे ही डरने लगे हैं। और आप देखिए स्पीकर को अपने नियम में बदलाव करना पड़ा कि शपथ के टाइम पे आपने संसद में नियम में ही बदलाव कर दिया कि आप शपथ के टाइम पे संविधान जय नहीं बोलेंगे, संविधान की जय नहीं बोलेंगे, आप किसी हिंदू की जय नहीं बोलेंगे। तो आपने, तो ये किसकी जीत है? अगर सदन के अंदर आप हिंदुस्तान की हिंदू की जय नहीं बोलेंगे, तो आपको मजबूर कर दिया राहुल गांधी ने अपना बदलने के लिए। अभी तक तो आप रोज नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान के, सनातन के नारे आप लगा रहे, तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी। अब संविधान जिंदाबाद के नारे लग रहे, संविधान की जय के नारे लग रहे हैं, अब आपको तकलीफ हो गई। तो ये जताता है कि सरकार कहीं ना कहीं बहुत दबाव में है। दोस्तों, तीसरी बार मोदी सरकार अगले 1000 सालों का सपना दिखा रही है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि नरेंद्र मोदी का इस तीसरे बार भी कोई ठोस विजन नहीं है। नौकरियां है नहीं। मोदी जी की मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, वो योगी सरकार के खिलाफ नौकरियों के लिए लेटर पर लेटर लिख रही हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं कि राजस्थान में बहुत जल्द बड़ा खेल हो सकता है। पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। राम मंदिर से पानी चू रहा है, अयोध्या की सड़कें धंस गई, और बिहार में तो बारिश की बूंदों से ज्यादा पुल गिर रहे हैं। दोस्तों, इस बार बहुत कुछ होने वाला है। ये स्पष्ट संकेत हैं कि मोदी का दौर अब खत्म होने वाला है। 5 साल सरकार कैसे चलेगी, सरकार को भी नहीं मालूम है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।